नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। ग्राउंड जीरो से लगातार इस पूरे चुनाव की कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के वोटर्स क्या सोच रहे हैं और किस पार्टी का पलड़ा भारी है, लगातार महाभारत के जरिए आप तक इस पूरे चुनाव की पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। तमाम नेताओं से मिलवा रहे हैं, तमाम दिग्गजों से मुलाकात करवा रहे हैं और बता रहे हैं आपको उनका चुनाव का प्लान, चुनाव जीतने की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है और कैसे तमाम चुनौतियों को पार कर, तमाम परेशानियों को पार कर अपनी पार्टी के लिए एक जीतने की तैयारी, जीतने की पूरी कथा उन तमाम पार्टियों द्वारा लिखी गई है। तमाम चीजों को लेकर आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से हर पल की रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं। आज ग्राउंड जीरो हम होटल पे पहुंचे हैं। हरियाणा में एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस जो लगातार ये कह रही है कि इस चुनाव में, भले ही लोकसभा का चुनाव है, हम बीजेपी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। 10 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। और क्या ऐसी वजह है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कितनी मजबूत स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी मौजूद हैं, जो बताएंगे कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी इन चुनावों को लेकर। उदय भान जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग जा रहे हैं, हर जगह पे प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम 10 सीटें जीतने वाले हैं, लेकिन आपकी भी तैयारी ग्राउंड पे बहुत मजबूत नजर आ रही है। इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी 10 के 10 लोकसभा और कांग्रेस का जो बाई इलेक्शन विधानसभा का है 11 के 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप 11 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं 11 फूल तो हम भेजेंगे। मोदी जी को जो बुके दिया जाएगा हरियाणा से, उस बुके में पूरे 11 फूल होंगे, 10 लोकसभा के और एक बाई इलेक्शन का। तो वो 11 फूल मतलब फूल FOOL हो गए। अच्छा, FOOL है वो, PHOOL नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इतनी मजबूत बिल्कुल, स्थिति में हमें कैसे? पूरी तरह से मैं सारे हरियाणा प्रदेश में दौरे कर रहा हूँ, सभी जगह गया हूँ। जो जबरदस्त हवाई नहीं बल्कि एक आंधी और सुनामी कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। आंधी सुनामी सभी तो जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोग आज एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह से जिस तरह से लोगों के बीच में जा रही है, सबका जन समर्थन जुटा रही है, अपने जो मुद्दे हैं उनको जन जन तक पहुंचा रही है, वो पूरी तरह से अपील कर रहे हैं। और जो जिस तरह से झूठ चल रहा है आज देश की राजनीति में, जो प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ, उसका पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। आप कह रहे हैं आंधी, तूफान, सुनामी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ये सब तो मोदी जी के लिए कहा जाता है। बीजेपी कह रहे हैं मोदी जी की ऐसी आंधी है, कोई टिक नहीं पाएगा प्रतिद्वंदी। अब मोदी जी ही 4 जून के बाद में आप देखोगे कि मोदी जी की पार्टी का क्या असर होता है। अच्छा, उनका हशर हो जाएगा तो 10 आप 11 सीटें जीत पूरी जाएंगे। तरह से ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पर हारने जा रहे हैं। 400 पार हारने जा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। 543 सीटों में से 400 पर बीजेपी की हार होना निश्चित है। तो आपकी क्या प्लस पॉइंट रहेगा, कितनी सीटें जीतेंगे? इंडिया अलायंस क्या कमाल कर पाएगा? इंडिया अलायंस का बहुत बढ़िया अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी और बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होना निश्चित है। सारा देश मन बना चुका है। आप कह रहे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। वो पूछते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री तो एक से एक हमारे पास में बेहतर विकल्प हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा उसमें दावा सबसे बड़ा, और सबकी सहमति से। अब इस समय हमें कांग्रेस ये चेहरा नहीं बताना प्रधानमंत्री का, हमें बीजेपी को हटाना है, हमारा फोकस वहाँ है और उसके बाद में आपके सामने चेहरा आ जाए। लेकिन उनका फोकस तो इस बात पे है कि आप लोग चेहरा बताएं। मोदी जी कह रहे हैं अपना वोट मत बर्बाद कीजिए, आप किसी के भी चक्कर में पड़ के उनको वोट देंगे, वोट खराब हो जाएंगे। वो लोग तो 5-5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, हर साल एक प्रधानमंत्री रहेगा। ये पहले चुनाव था मोदी को जिताने के लिए, अब ये चुनाव हो रहा है मोदी को हराने के लिए। तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि आप तो हराएंगे, चलो आप लोग इसलिए सोच रहे हैं कि भाई जुमलेबाजी से तंग आ चुके। अब लोग पूछ रहे हैं, जब जाते हैं लोग तो मोदी जी ने कहा था भाई MSP की गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी, कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो, 2 करोड़ हर नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा जमुना साफ कर देंगे,
100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, हमारे डीजल हम 30 रुपये में, पेट्रोल 35 रुपये में दे देंगे, गैस का सिलेंडर 250 रुपये में दे देंगे। ये जिस तरह से जुमलेबाजी हुई कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर लोगों ने देखा कि किस तरह से काले धन के नाम से कहा कि भाई विदेशों का तो ला नहीं सकते, देश में काला धन को ले आए, उसके लिए नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में 168 मारे गए, गरीबों के रिश्ते बंद हो गए, उनको लेन देन खत्म हो गए, 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, पूरी तरह से लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए। जहाँ पर कहीं 500 आदमी काम करते थे उसमें से 300-400 आदमी बाहर कर दिए गए। जहाँ 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे हर साल की, वहाँ 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम उस नोटबंदी के कारण हुआ। जो कह रहे थे कि उस नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हुआ, रिजल्ट हुआ, तो सबका जो काला धन था वो भी सफेद हो गया। आज मोदी जी नोटबंदी के नाम से कोई वोट नहीं मांगते, और जिस तरह से अग्निवीर योजना लेकर के आए, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, जो फौज के साथ धोखा हुआ, तो वो लोग माफ करने को तैयार नहीं है मोदी जी को। तो आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग इन तमाम चीजों को उठाते हैं, आपको बताते हैं कि ये परेशानियां हैं। इस बार का चुनाव मुद्दों पर है, मोदी जी के नाम पर नहीं है, आप मानते हैं? बिल्कुल मुद्दों पर है चुनाव, इन्होंने मुद्दों से हटाने का प्रयास किया जाता है, लोगों की भावनाएं भड़का करके वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है, वो उसमें ये सफल नहीं हो पा रहे। आज मुद्दे की बात है कि आज बेरोजगारी की हालत क्यों है कि भाई सारे 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पर क्यों है? आज अर्थव्यवस्था क्यों डामाडोल होगी? जो कह रहे थे कि भाई जो 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 रुपया गिरता है तो जब सरकार की साख गिरती है, तो आज अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया कि भाई कि डॉलर के सामने रुपया क्यों गिर रहा है? क्यों ऐसे हालत होगी? जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर, 56 लाख करोड़ का, आज वो 205 लाख करोड़ पर वो कर्जा हो रहा है। तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होकर के रह गई। कोरोना में जिसको टीका लगा रहे हैं, उस टीका कंपनी से चंदा ले रहे हैं, लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं, सब स्टैंडर्ड दवाई दे रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग तो सोच रहे हैं आज उस टीका की वजह से कितने लोग हमारे जो चाहे हार्ट अटैक के या ब्रेन हेमरेज के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं उस टीके की वजह से, और सरकार इन चीज़ों पर जवाब नहीं दे रही, मोदी जी इन चीज़ों पर जवाब नहीं देते। मोदी जी को तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग नजर आता है। वो तो कह रहे हैं बार बार हर रैली से, हर मंच से कह रहे हैं कि आप लोग महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक विशेष जाति वालों को दे देंगे, आप ओबीसी से आरक्षण छीन लेंगे, एक विशेष जाति वालों को दे देंगे। एक विशेष जाति प्रेम एक कांग्रेस पार्टी में है, बार बार हर मंच से कहा जा रहा है। इसीलिए आज मोदी जी जो वक्तव्य देते हैं तो लोग उस पर हंसते हैं कि 2 भैंस हैं, एक भैंस को छीन लेगी, एक भैंस, 2 मकान है, एक मकान को छीन लेगी, अपना जो मंगलसूत्र कहीं बाजरे के किसी ड्रम में रखा होगा तो एक्सरे खींच करके उसको ले जाएगी, मुसलमानों को दे जाएगी। तो लोग इस तरह की बातों को सुन करके हंसते हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया है। वहाँ उड़ीसा में जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको अगर लिस्ट ना पकड़ाई जाए, कागज़ में लिख कर ना दिया जाए, तो वो उड़ीसा के जिलों का नाम नहीं बता सकते, और फिर कहते हैं जिले ही नहीं, वो जिलों के कैपिटल का नाम भी नहीं बता सकते। तो लोग हंसते हैं, हंसी का जो है सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रहा है। तो आप भी सोशल मीडिया पे बहुत रील्स देखते हैं? बहुत ज़्यादा, जो प्रधानमंत्री का मजाक उड़ रहा है, और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किस तरह से बात कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, जिसमें कहा है कि हम 30 लाख नौकरी जो खाली पड़ी है, जो मोदी जी ने नहीं लगाई, उनको हम भरेंगे। हमारे युवाओं को जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे 1 साल के लिए, और उस ट्रेनिंग के दौरान हम 8.5 लाख रुपए उनको बतौर वजीफा उनको प्रदान करेंगे, और ट्रेन जब हो जाएंगे तो उनको नौकरी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। उसी तरह से हमारा जो पर्चा लीक का, उसके लिए कहा कि जो पर्चा लीक बार बार होता है, इस पर हम पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। और ये जो अग्निवीर योजना का जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जिसकी वजह से पूरा युवा
के साथ और फौज के साथ धोखा, उसको भी कॉन्फिडेंस में फौज को नहीं लिया गया। फौज के जनरल नरवणे ने, क्योंकि हरियाणा को हमें तो बताया नहीं। सैनिकों की धरती कहा जाता है, आपको वीरों की बताऊं, धरती कहा इसीलिए जाता मैं कह रहा है। हूं, पहले कोई सैनिक जो फौज में जाता था, कोई भर्ती होता था, 18 साल 20 साल की नौकरी करके आता था, उसको पेंशन मिलती थी, उसको मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, उसको कैंटीन की सुविधा मिलती थी, और एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी। अगर वो सीमा पर शहीद हो गया तो 75 लाख रुपए मुआवजे के मिलते थे, परिवार में एक नौकरी मिलती थी। और ये अग्निवीर ठन गोपाल, अगर तो वो वाकई सबसे अग्निवीर बड़ा मुद्दा है अग्निवीर। अग्निवीर की वजह से लोग बहुत राहत है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम इस अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, और जो जिस तरह से पहले फौज की भर्ती होती थी उसी तरह से करेंगे। आप कह रहे हैं हम महिलाओं के लिए- अग्निवीर को खत्म कर महिलाओं के देंगे, लिए- एक एक करके बात करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह भी कह रहे हैं, कैंपेन में जाते हैं, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम ही है किस तरीके से हर परिवार से ऑलमोस्ट आपको सैनिक मिल ही जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे आप भिजवाइए देश की संसद में, मैं अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। ये तो बड़े अफसोस की बात है, जो केंद्र में मंत्री रहा और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री भी रहा पहले टर्म में, और वो अब जितवाइए तब अग्निवीर योजना के बारे में आवाज उठाएंगे। अब 5 साल में संसद में बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे थे? क्या उनको नहीं पता कि उनके इलाके में से कितने लोग फौज में जाते हैं? वहीं पे उनके इलाके में 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी थी, वो भी एक धोखा दिया। और अब अगर जो एक केंद्रीय राज्य मंत्री जो 20-25 साल से जो सांसद है, वो ये कहे कि अब के मुझे जिताओ तब मैं अग्निवीर योजना को मैं उठाऊंगा। अरे भाई आप क्या कर रहे थे 5 साल? क्यों हमने मुंह पे क्या वो टेप लगा रखी थी? क्यों नहीं बोला? आप क्यों नहीं आवाज उठाई? तो ये तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो उन्होंने कोई अग्निवीर योजना के बारे में कोई विरोध नहीं किया, कोई समझाया नहीं, प्रधानमंत्री से बात नहीं की, कोई ये तो क्यों लग रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं? हैं? अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं वोटर्स को जाकर? अब तो जब पता है कि भाई अग्निवीर की अगर जो करेंगे वकालत तो लोग क्या हासिल करेंगे, वो इस बात को समझ रहे हैं। जो अग्निवीर की इससे पहले तो 5 साल अब तक तो वकालत करते रहे, जब से वो अग्निवीर योजना लेकर के आए। अब तक तो कह रहे थे अग्निवीर योजना अच्छी है, कभी आवाज़ उठाई उसके बारे में। आज कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर योजना के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, मुझे सांसद बनाओ। अरे केंद्र में मंत्री रह करके तुम आवाज़ नहीं उठा सके। तो अभी आपको लग रहा है चुनाव में परेशानी है इसलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन जो उनके टक्कर में आप कैंडिडेट लेकर आए हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि हमें जमुना पार भेजने की बात करते थे, जमुना पार से तो कैंडिडेट लेकर आ गए ये राज बब्बर। अभी देखिए, ये तो गुजरात से वहाँ पहुँच गए, गंगा के किनारे बनारस में, वहाँ जाकर के बनारस में पहुँच गए। इनको यहाँ तकलीफ होगी आगरे से, और यहाँ गुड़गामा में आ गए। उनका परिवार गुड़गामा में भी है, उनका परिवार अम्बाला में भी है, उनका परिवार आगरा में भी है। वो इस देश के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और उनकी अपनी एक छवि है देश की राजनीति में भी और वैसे भी ग्लैमर की दुनिया में भी। तो वो हमारा बहुत सशक्त और मजबूत उम्मीदवार है। उसी से घबरा करके तो राव इंद्रजीत इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो राव इंद्रजीत की घबराहट से ही पता लगता है कि वो मुझे बना दो एमपी, मैं अग्निवीर योजना का विरोध करूंगा। इसका मतलब यह है कि राव इंद्रजीत के पूरी तरह से डर बैठा हुआ है कि यहाँ पर राज बब्बर जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, 2 सीटें ऐसी जो बिल्कुल ही कंफर्म श्योर शॉट के बीजेपी की झोली में जाने ही वाली हैं। एक ऐसा परसेप्शन है, गुड़गांव हो चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव की बात हमने की, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, आप भी उसी के अंतर्गत आते हैं और वहाँ पे तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगातार काम भी कर रहे हैं। क्या लगता है फरीदाबाद का चुनाव इस बार कितना मुश्किल, कितना डिफरेंट, या क्या देख रहे हैं? महेंद्र प्रताप को कहाँ देख रहे हैं मुकाबले में? कम से कम 3 लाख वोटों से फरीदाबाद लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं मैं 10 लाख से जीतने जा रहा हूँ। कृष्णपाल गुर्जर को ये भूल गया है कि उस समय जब वो 6.5 लाख से जीता था तब भी उसको 10 लाख वोट नहीं मिले थे। 2019 में उसको 10 लाख वोट नहीं मिले। आज उसको पसीना पसीना हो रहे हैं।
आज कृष्णपाल जी का पूरी तरह से एक्सपोजर हो चुका है। जो उनके जो कारनामे हैं वो लोगों के सामने आ चुके हैं, तो क्यों किस तरह से डरे हुए हैं? तो वो भी यहाँ डरे पर हुए हैं। महेंद्र प्रताप जी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं इस सीट को। आप कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी डरे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी डरी हुई है? कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। आप लोग कह रहे हैं हम मजबूत हैं, लेकिन ऐसा क्यों है फिर कि बीजेपी के कैंडिडेट जहां भी जाते हैं आप लोग उनका विरोध कराने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं क्या? अब यही तो है कि आज इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये जब जाते हैं गांवों में तो लोग इनसे सवाल पूछते हैं। हमने तो कहा है कि भाई कि यहाँ पर आप इनको बहिष्कार मत करो, इनको यहाँ आने से मत रोको, इनको रोकना है संसद में जाने से, इनको रोकना है विधानसभा में जाने से। यहाँ रोकने का कोई लाभ नहीं है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इनको संसद और विधानसभा में जाने से रोको। लेकिन सब तरह की जनता है, वो सवाल तो पूछते हैं वो बेरोजगारी की पूछते हैं। भाई बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है? तो आपके लोग तो नहीं है जो विरोध कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं का? ये जनता विरोध कर रही है, ये जनता विरोध कर रही है। उसमें वो लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने पहले बीजेपी को झोली भर भर के जो वोट दी थी, वही लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि अरविंद शर्मा से भी जब मैं मिली, इंटरव्यू किया, सवाल किया, विरोध आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई फ़ोन में और कह रहे हैं देखिए ये तस्वीर है, ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, इन्हीं की फ़ोटो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ, आशा हुड्डा जी के साथ, तो ये लोग, इनका प्रायोजित है ये सब विरोध। और बार बार आरोप लगा रहे, हर मंच से आपने भी सुना ही होगा। अरविंद शर्मा अपने मेंबर पार्लियामेंट की ग्रांट तक भी लगा नहीं सके, कोई भी एक भी योजना वो ला नहीं सके। और अरविंद शर्मा जी मीडिया में कैमरे पर बोलते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री में तो दिमाग ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री में तो दिमाग ही नहीं है। जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता रहा हो, उससे तो ज़्यादातर तो बीजेपी के ही खपा है। लोग कह रहे हैं ठीक है, अब परिवार में तो लड़ाई होती है लेकिन अब सब सेटल है, हमारे बीच में ठीक हो गया सब सेटल्ड है तो सामने आ जाएगा। अब तो समय आगे 25 को इलेक्शन हो जाएगा और 4 तारीख को रिजल्ट आ तो जाएगा। आप लोग विरोध नहीं कर रहे, ये आप साफ तौर पे बता रहे हैं ना। जो स्थिति 2004 में 2009 में थी, 2004 और 9 की पुनरावृत्ति होगी 100%। जब तो 9 सीट आई थी, अब हम 10 के 10 सीट आई। अच्छा, 10 सीटें जीतने की बात करें, 4 जून को हालांकि मालूम हो जाएगा, लेकिन 10 सीटें जीतने के लिए पार्टी का एक साथ होना, एकजुट होना बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस पार्टी आज के समय में, उदय भान जी, एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। एसआर के गुट वर्सेस हुड्डा साहब? सब कोई गुट नहीं है, सारा एक ही गुट है। कांग्रेस पार्टी, हमारे खड़गे जी और राहुल गांधी के सब जो है कांग्रेस के झंडे के नीचे सब एक है। तो तमाम नेता एसआर के गुट एंड हुड्डा साहब एक मंच पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सारे हैं। अब अभी प्रोग्राम है 22 तारीख को राहुल जी का है और 21 तारीख को खड़गे जी का है। सभी साथ में होंगे। और दूसरा, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, मोर्चे संभाल रखे हैं। ये जरूर नहीं है कि सब एक मंच पे हों। अगर एक मंच पे हो जाएंगे तो बाकी उसको सुना छोड़ दें। एक साथ नहीं चलते। हमें अपनी अपनी शक्ति का अपने ढंग से इस्तेमाल करना है। किसकी कहाँ पे जरूरत है, उस ढंग से अपना काम चल रहा है। टिकट वितरण में लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाकी नेताओं को, खासतौर पे एसआर के को, चलो कुमारी शैलजा को तो आपने सिरसा से टिकट दे दी, लेकिन बाकियों को दरकिनार कर दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे आए, एमपी थे वो, तो उनको भी आपने कहीं का छोड़ा नहीं, टिकट नहीं दी। टिकट वितरण पूरी तरह से मेरिट पर और सर्वे के आधार पर दिए गए हैं और किसी तरह की किसी को कोई भी शिकायत नहीं है। बार बार कहते हैं, कैप्टन अजय यादव से भी हम मिले, वो तो पूछ रहे हैं कैमरा के सामने कि कोई मुझे ये तो बताए कि मेरा कसूर क्या था, मुझे टिकट दी क्यों नहीं गई। स्टेट लीडरशिप को खत्म करने का ये एक साजिश रची जा रही है, इतना बड़ा आरोप भी लगा है। पूरी मजबूती के साथ राज बब्बर की सपोर्ट में लगे हुए हैं। मैं भी गया था, हुड्डा साहब भी थे, हर जगह वो गए थे और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने वो लगे हुए हैं। उन्होंने कार्यालय खोल रखे हैं और पूरी तरह से राज बब्बर के साथ में काम कर रहे हैं। और राज बब्बर
को जिताने में उनकी भी एक महती भूमिका रहेगी। लेकिन उनका ये आरोप लगाना कि स्टेट लीडरशिप को खत्म करने की एक साजिश है, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है या कोई किसी तरह का आरोप दुखी नहीं थे? है, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, साथ में काम कर रहे हैं मिलजुल के। और वो फिर अभी आपने कहा ना, जो मैंने बीजेपी वाले के लिए कहा था, भाई थोड़े बहुत मतभेद होते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं। हाँ। तो थे मतभेद तो सेटल्ड हो गए। अच्छा, सेटल्ड हो गए। हाँ। अब ऑल इज वेल कोई है कांग्रेस बिल्कुल all is पार्टी में। well। ऑल इज वेल, एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल। तो अभी अगर हम प्रदेश के हालातों को देखें उदय भान जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चल रही है, कांग्रेस पार्टी में और किसी की हो नहीं रही और किसी की सुनी नहीं जा रही है, सिर्फ हुड्डा साहब जो कहते हैं वही होता है और उन्हीं नेताओं को तवज्जो दी जाती है। आपको लगता है इस तरीके की चीजें हो रही ये हैं? तो बीजेपी वाले हर समय ये रोते रहते हैं, कांग्रेस वाले भी रोते हैं इस बात को बीजेपी लेकर। वाले से रोते रहते हैं कि सिवाय मोदी जी के और किसी को कोई जानते नहीं है। मोदी मोदी और यहाँ तक कि कैबिनेट के मंत्रियों का नाम भी लोग नहीं जानते, उनका काम भी नहीं जानते। केवल चाहे वो कोई भी महकमा हो, उनके मंत्री का नहीं पता, जो भी हैं वो मोदी जी हैं। ये तो जो सारी सेंट्रलाइज्ड है जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी के अंदर है। कांग्रेस में बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से और सबको बराबर सम्मान। हमारे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, चुनाव के साथ में जीते, इनके तो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अब वो आरएसएस पर ही आरोप लगाने लगे हैं। तो ये आप खुद इस बात को देखें कि वो कहाँ पर चल रहे हैं। आप जो प्रश्न आप कांग्रेस को बार बार पूछ रहे हैं, एक आध बार उनकी भी बात करो। हम तो हर बार सबसे पूछते हैं उदय भान जी, चिंता मत उनके कीजिए आप। नड्डा जी कह रहे हैं कि वो ये आरएसएस के लोग काम नहीं कर रहे, आरएसएस पर दोषारोपण कर रहे हैं। आरएसएस पर ही दोषारोपण कर रहे हैं, जिस आरएसएस ने बनाई आप कह रहे हैं असली गुटबाजी बीजेपी में ही है। आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं, तो दीपक बावरिया की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो उन्होंने पार्टी के नेताओं को लिखी है, उसमें एक संदेश भी है और एक चेतावनी भी है। यानी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये डिसाइडेड है, ये फाइनल है और बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप लोकसभा चुनावों में सही ढंग से कैंडिडेट की मदद नहीं करेंगे तो खामियाजा आगे विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये तो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना चाहिए पार्टी को। जो अगर डिसिप्लिन को खराब करेगा तो उसको तो अपने नतीजे भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। उसमें क्या गलत बात कह दी? नहीं ठीक है, तो नेता उसको मान रहे हैं, उस चीज को, उस लेटर को तवज्जो दे रहे हैं, उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस आज बिल्कुल पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को पूरी तरह से सफाया करने में कामयाब होगी। आप कह रहे बीजेपी का सफाया होगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। हालांकि 4 जून को वो चीजें साफ हो जाएंगी, दिख जाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने जो एक साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाई, उसका कितना इम्पैक्ट है? उससे नाराजगी है या लोग उनके काम से खुश हैं, या क्या फीडबैक आपके पास? ये जो खरीद फरोख्त की सरकार चलाने के आदी हो गए हैं, कई जगह इन्होंने जो खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई हैं, इसी वजह से आज भी हरियाणा में ये अल्पमत में है। लेकिन बेशर्मी की बात है, आज भी ये कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी पर कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन का कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है वो तो बिल्कुल कान में तेल डाल करके सोया हुआ है, उन्हें कोई इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। वो तो बहुमत में ही नहीं है, 45 एमएलए चाहिए, 88 का इस समय सदन है, उसमें 45 एमएलए चाहिए, लेकिन वो नहीं। अब वो जेजेपी को तोड़ने में लग रहे हैं, उनको खरीद फरोख्त करने में लग रहे हैं। आपके विधायकों को नहीं तोड़ रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस खरीद फरोख्त को रोकिए, राष्ट्रपति शासन लगाओ और राष्ट्रपति शासन में तुरंत चुनाव करा करके लोगों का फ्रेश मैंडेट लिया जाए। हमारी हमारी आप कह रहे हैं अल्पमत में है, खट्टर साहब कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है। जो 3 निर्दलीय विधायक गए हैं उनमें से मेरे पास एक की चिट्ठी है, वो कह रहा है कि नहीं हम आपके साथ ही हैं। 1 या 2 का उन्होंने नाम तो नहीं बताया हालांकि, लेकिन खट्टर साहब ने ये कहा कि वो हमारे साथ ही हैं। परेड करा दो। वो भी कह रहे हैं आपको परेड करा दो। भाई हमारे तो 30 एमएलए हैं और 3 हमारे इंडिपेंडेंट जिन्होंने समर्थन दिया है। 10 की आपको पता है कि भाई दुष्यंत चौटाला जिनने 4.5 साल तक इनके साथ सरकार चलाई, उन्होंने कहा, इनके खिलाफ कहा है कि हम इसका समर्थन, इसके हम विरोध में हैं, जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है। अभय चौटाला ने लिख के दे दिया, इधर को जो बलराज कुंडू ने दे दिया लिख के, तो 45 हो गए ना विपक्ष में, 45 विपक्ष में हैं। अब ये तोड़ फोड़ करके, क्योंकि
केंद्र में इनकी सरकार चल रही है, इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में है, तो इस वजह से ये धक्के से सरकार चला रहे हैं। इनको तो सरकार चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई सरकार चलाने का इनको अधिकार नहीं है। ये पहले 45 आदमी अपना बहुमत तो दिखाएं कि भाई हाँ हम 45 आदमी हमारे आप पास कह रहे हैं हैं। ये बहुमत दिखाएं, ये कह रहे हैं कि हम तो फ्लोर टेस्ट पास करके ही हम सत्ता में आए थे, विश्वास प्रस्ताव तो पहले आ गया था, अब 2 महीने पहले ही। उस समय परिस्थिति बदल गई। जिस समय फ्लोर टेस्ट पास किया था उस समय कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी, यही जेजेपी एब्स्टेन हो गई थी वहाँ से, तो वो इनडायरेक्ट रूप से इसको बीजेपी की मदद हो गई थी और इस वजह से वो इनका सरकार जो बच तो गई अभी थी, इस पूरे मैटर में इनकी अगर सरकार बच गई। अभी इसीलिए जो अब जेजेपी कह रही है, जेजेपी से हमें ये कोई पहले इन्होंने साथ नहीं दिया और इससे पहले भी वो राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे राज्यसभा चुनाव हो बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और इसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और प्रदेश के अंदर फ्रेश मैंडेट लिया जाए जनता का, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और एकदम साफ सुथरी सरकार बने। इनको आदत पड़ गई है, जो खून मुँह लगा हुआ है, तरह तरह की जो इन्होंने पार्टियां तोड़ तोड़ के सरकारें अपनी बनाई हैं, वो जो है ना उस चीज़ से आज जो है हम उसके विरोध में हैं और हमने यही हम मांग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं 4 जून के बाद में, तो आपको भी दुष्यंत चौटाला पे भरोसा नहीं है? 4 जून के बाद नहीं, दुष्यंत चौटाला पे पूरा भरोसा हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए तुम कह रहे हैं कि भाई अगर जो है ना इस सरकार दोबारा से फ्रेश मैंडेट लो। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपके भी कुछ भी चौटाला को राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इस सरकार के विरोध में और हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो दोबारा से और दूध का दूध पानी का पानी हो। लोग जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की, जेजेपी की, इनेलो की, ये जनता पर छोड़ो। जनता जनार्दन है, जनता जिसको बहुमत दे उसके बाद में वो निर्णय हो। लेकिन जब तुम सरकार में अल्पमत में हो, तुम तोड़ फोड़ करने में लगे हुए हो, एमएलए को खरीदने में लगे हुए हैं, तो जो इस चीज़ का ही हमारा विरोध। तो कांग्रेस पार्टी के भी कोई एमएलए को खरीदने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि वो तो कह रहे हैं बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। उनके कहने का है, क्योंकि वो इस लाइन में लगे रहते हैं, हम चुनाव में लगे हुए हैं, इनको चुनाव में हम सुपड़ा साफ करना। इसीलिए आप इस मैटर को ज्यादा डिटेल में लेके जा नहीं रहे। फोकस 25 मई है, 25 मई को चुनाव है और 4 जून का रिजल्ट है। उसके बाद में तो विधानसभा में उसके बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तुरंत बाद ही विधानसभा को ये सरकार 100% गिरना इसका निश्चित है, क्योंकि ये बहुमत की सरकार नहीं है। तो ये जो सीएम बदला गया, आपको क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा मिलेगा? क्योंकि अभी ओबीसी की राजनीति जिस तरीके से की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपको फर्क पड़ने वाला है? इनके ये सारे पैतरे खत्म हो चुके, ये चाहे रोज रोज सीएम बदल लो। अब सीएम को तो तारीफ कर रहे थे कि उनको मोटरसाइकिल पे मैं बैठता था, वो मोटरसाइकिल चलाते थे, एक दरी पे सोते थे, एक रहते थे। अगले दिन उसको पता ही नहीं, उसको खट्टर ना तो खट्टर जी को पता, ना प्रदेश की जनता को पता। अगले दिन पता लगता है कि खट्टर जी का पत्ता साफ। तो ये तो इनका है। तो ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है, इसमें ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र की जोड़ी ही कुछ करेंगे, किसी को भी बना देते हैं मुख्यमंत्री। ये लोकतंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र से बचना है, हमें असली लोकतंत्र लाना है। ये जो तानाशाही है, जो हम बैठे हैं, इस तानाशाही को हटाना है। मोदी जी आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं धुआंधार, तमाम अलग अलग दिग्गज भी आ रहे हैं, योगी जी पहुंच रहे हैं, अमित शाह जी पहुंच रहे हैं, नड्डा जी पहुंच रहे हैं। आपकी पार्टी की क्या तैयारी, और आपको क्या लगता है कि आपके जब शीर्ष नेता पहुंचेंगे प्रचार में तो टक्कर के किस तरीके के रहने वाले हैं? सारा मामला बदल गया है। जहाँ मोदी जी जा रहे हैं वहीं वो वहाँ जा करके अपनी पार्टी का नुकसान कर लेते हैं, अपने उल्टे सीधे बयान दे करके। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे अभी 21 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं यहाँ पर जगाधरी में, और 22 तारीख को राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है चरखी दादरी में, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर, और इधर सोनीपत लोकसभा में राहुल जी आ रहे हैं। प्रियंका जी का भी अभी बन रहा है, वो अभी पता लग जाएगी, आज पता लग जाएगी। और जो शीर्ष नेता हैं सचिन पायलट के, वो चल रहे हैं, और जो हमारे जो प्रदेश के वो सभी लगे हुए हैं। तो पूरी तरह से स्मूथली काम चल रहा है।
कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छे तो बेहतर राहुल गांधी जी के आने से और मजबूती मिलेगी आपके चुनाव को? निश्चित तौर से जब तो बीजेपी कह रही है तो राहुल गांधी आएंगे तो हमारे लिए अच्छा है, हमें बहुत मजबूती मिल जाएगी। वो- राहुल गांधी वो आएंगे तो वो उल्टा हमारे हो गया। लिए प्रचार कर जाएंगे। वो उल्टा हो गया। जो राहुल गांधी को जो पहले बोलते थे पप्पू कह करके करते थे, आजकल उल्टा हो गया। आज प्रधानमंत्री को कहने लगे, वहाँ गूगल पे भी जब कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो हमें भी शर्म आती है जब उसमें हमारे प्रधानमंत्री का नाम आता है। देखा है आपने करके? हाँ, मैंने करके देखा। आ रहा है, मोदी जी का नाम आ रहा है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल, आप करके देखो। अच्छा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप कर लो। चलिए आप सब भी करके देखिएगा कि किसका वाकई में इस तरीके का नाम आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया उदय भान जी अपना समय देने के लिए। 4 जून को इंतजार करते हैं। आप हालांकि 10 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या संभव होगा या नहीं, 4 जून को मालूम हो जाएगा। 100% जो मैंने कहा है वो सच होगा। इतना कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं साबित नहीं। होगा? हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो ये जो आप 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पे सर्वेज हैं, आपके पास इनपुट्स हैं, रिपोर्ट्स सारे हैं, हैं, सर्वेज कांग्रेस हैं, की इनपुट मेहनत है, हम बातचीत है करते या रहते हैं। बीजेपी की नाकामियां हैं, क्या क्या वजह है? सारा मिलकर के समीकरण बनते हैं। हम ग्राउंड पे खुद भी पर्सनली भी हम जा रहे हैं। हम कोई घरों में नहीं बैठे, हम भी सारे डेली सारे जगह सब जगह हमारे संपर्क रहे हैं, टेलीफोन पर संपर्क रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं। हमारे जो सर्वे टीम हमारी लगी हुई है, सर्वे टीम से हमारे पास ये अलग से इनपुट आते हैं। इधर जो बीजेपी का जो झूठ का जो गुब्बारा है वो पूरी तरह से उठ लिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो किसान आंदोलन का जो हरियाणा का सबसे बड़ा एपिसेंटर रहा है, यहाँ पर हमारे जो महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का इन्होंने दुर्व्यवहार किया, हमारा यहाँ भूल नहीं सकते लोग। समय पर चोट करते हैं। अब समय आ गया, आप देख रहे हो वो चोट भी करेंगे। से करें। तो किरण चौधरी साथ हैं, सब साथ में हैं। उनकी तो वीडियो बहुत आप वायरल किसी हो का रही एक की है। बात जिस नहीं। तरह से राव दान सिंह ने मैं कह हमारी रहा हूं मदद कि की, सब साथ उससे भी में। ज्यादा आज सारी- मेहनत से हम मदद करें। आज सारी कांग्रेस एकजुट है, हम्म, और कहीं कोई कमी होगी तो आपने बता दिया। हमारे बाबरिया जी ने जो लेटर जारी किया है उसके मुताबिक तो स्टार कैंपेनर की लिस्ट भी आई, उसमें भी पहले किरण चौधरी का नाम हटा दिया गया, फिर बाद में जोड़ दिया गया। आपने कहा कर दिया कि हटा दिया गया। पहली लिस्ट में था, नहीं, नाम पहली था लिस्ट- नहीं किरण चौधरी जी नहीं, का, पहली बाद में लिस्ट- नहीं। पहली लिस्ट में नहीं था ये तो आप कह सकते हो, लेकिन ये कहोगे मैं किरण चौधरी का नाम हटा दिया, ये आपको कैसे पता कि हटा दिया? अच्छा, स्टार कैंपेनर है ही नहीं किरण चौधरी? स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट देख लो आप, उसमें कौन कौन है। नहीं, अपडेट हुई तो किरण नहीं, चौधरी का आप नाम देख ऐड लो। हुआ। नहीं, देख लिया तभी तो पूछ रही हूँ। अपडेट आपके पास होगी। अपडेटेड लिस्ट में नाम आ गया किरण चौधरी, आपका अपडेटेड में है तो मिस हो गई थी या फिर लाइक ऐसे जानबूझ के? नहीं, वो तो अपना हाईकमान का काम है, वो मेरा काम नहीं। हाई कमान का काम। स्टार कैंपेनर वो बनाते हैं। चलिए शुक्रिया उदय भान जी, 4 जून को मिलते हैं और बात कर देते हैं फिर से रिजल्ट्स पे। आपका वर्जन लेंगे सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ पर। अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अध्यक्ष साहब पूरे कॉन्फिडेंस में हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम 11 सीटें जीत जाएंगे, 10 लोकसभा की और एक जो बाय इलेक्शन हरियाणा में होने जा रहा है उसको भी हम जीतने का काम करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो परेशानियां इस वक्त हरियाणा में लोग झेल रहे हैं, देश में लोग झेल रहे हैं, ये उसका रिएक्शन होगा कि कांग्रेस पार्टी ये इतने बड़े दावे कर रही है। बहरहाल आपके मन में क्या है, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आप मुद्दों के आधार पर वोट करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के नाम पर, उसके काम पर, ये तमाम चीज़ें आप पर हैं। लेकिन ग्राउंड से लगातार हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस पूरे चुनाव की और दिखा रहे हैं हर पल बदलते रंग। तो उदय भान जी को आपने सुना, उनके दावों को भी सुना, अब उनको कितना सच करते हैं या फिर कहीं परेशानियों का सामना भी करवाते हैं, ये आप पे छोड़ते हैं। हम फिलहाल मेरे साथ महाभारत के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं 4 जून को, फिर से बात करेंगे उदय भान जी से और देखेंगे रिजल्ट्स जब आप फैसला लेंगे और आपका फैसला होगा सबकी सर आंखों पर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।